से पहले प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे, तो किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसके द्वारा कहा गया बच्चों? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अच्छा बच्चों, एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 1776 में, वो पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आते हैं सेकंड प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2, धन संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? एडम स्मिथ, वाकर, जीन बैप्टिस्ट या इनमें से सभी? यहाँ पे जेबीसी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, तो याद रखिएगा दोनों नाम में से कोई एक नाम आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्याणवादी यहाँ पे होगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे कल्याणवादी होगा। कल्याणवादी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? कल्याणवादी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मार्शल, कैनन, पिगू या इनमें से सभी? क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, यहाँ भी इनमें से सभी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अर्थशास्त्र को आदर्शक विज्ञान यानी नॉर्मेटिव के श्रेणी में किसने रखा? अर्थशास्त्र को नॉर्मेटिव की श्रेणी में किसने रखा? तो क्या सही जवाब होगा? मार्शल, पिगू, किन्स या सभी? तो यहाँ भी हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ भी हो जाएगा क्या बच्चों? यहाँ इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, समष्टि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आर्थिक कल्याण, आय रोजगार सिद्धांत, वस्तु कीमत या वितरण कीमत? क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय रोजगार सिद्धांत। आय रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत में समष्टि अर्थशास्त्र आते हैं। ये वीडियो जो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 बुक हमने समाप्त कर दिया है, पार्ट 2 बुक हमने शुरू कर चुके हैं। तो सोचा गया है कि जो बच्चे अगर पार्ट 1 देखे हैं वो अपने रिवीजन को बरकरार रखने के लिए इस सीरीज को लाया गया, ताकि आपके जो सिलेबस है, जो आपके जो याद आपने किया है, आप उनसे भूले नहीं। हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से पीछे जितने भी प्रश्न पढ़े हैं वो सभी को हम लोग रिकॉल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन का साधन नहीं है? प्रोडक्शन का इनमें से कौन साधन नहीं है? सारी चीज़ आपको बताए गए हैं। जो बच्चे अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो जा करके प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में एक्सप्लेन अच्छी तरह से आपको बताया गया है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? पूंजी, मुद्रा, भूमि या श्रम? तो क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा जो है वो प्रोडक्शन का साधन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैद्धांतिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र जो है क्या होगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? सैद्धांतिक अध्ययन है। यही अगर आपसे अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी तो वो हो जाएगा व्यवहारिक। कैसे याद रखेंगे? तो अर्थव्यवस्था में व्यवस्था यानी वह है, इसीलिए उसको याद करने का तरीका बता दिए आप लोग कि अर्थव्यवस्था पूछेगा तो व्यवहारिक हो जाएगा और अर्थशास्त्र हो जाएगा तो सैद्धांतिक हो जाएगा। स से शास्त्र, स से सैद्धांतिक हो जाएगा। अर्थव्यवस्था यानी व्यवस्था यानी व्यवहारिक याद कर सकते हैं आप आसानी से। तो याद करने की कुछ कुछ ट्रिक भी हो जाती है जिससे हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बताया गया है आपको कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है। दोनों का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? और हिस्ट्री में भी पूछा गया है और इकोनॉमिक्स में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वैश्विक महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी? कब हुई थी ग्रेट डिप्रेशन बच्चों? ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो दुनिया भर में क्या हो गई कि सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, रोजगार घटने लगा,
बेरोजगारी बढ़ती चली गई और 1929 आते आते ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया और 1929 को साल 1929 को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति कब हुई? समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति कब हुई बच्चों? 1917, 1929, 1914 या 1918? सही जवाब हो जाएगा 1917 में। समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति 1917 में हुई थी। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे लेनिन की क्रांति, वो भी 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, तो याद रखिएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति रूस में हुई थी, तो ये भी याद रखना 1917 को समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में, आपसे ऊपर पूछा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था बताइए, तो आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है बच्चों वो कहाँ की है? तो वो भारत की है। पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो वो आप बोल सकते हैं अमेरिका का, और समाजवादी आप बोल सकते हैं रूस का बोल सकते हैं, और मिश्रित में दोनों हो जाता है, पूंजीवादी और समाजवादी। बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखा है? याद रखिएगा जितने भी पुस्तक हैं आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एग्जाम में आपसे पुस्तक पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में जितने भी पुस्तक आपसे पूछेंगे, अगर आपके पास एक जगह कलेक्शन होगी तो आपको याद करने में सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारे राइटर आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे जो कि बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है इकोनॉमिक्स में, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक जगह आपने नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया बच्चों, जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत, अर्थशास्त्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब डॉक्टर मार्शल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उत्पादन संभावना वक्र गिरता है, याद रखिए वक्र से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और वक्र को बहुत अच्छी तरह से हमने बताया है। अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं वक्र वाले तो जा करके डिमांड चैप्टर में वक्र वाले को देख लीजिएगा। दाएं से बाएं, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, क्या होगा सही जवाब बच्चों यहाँ पे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाएं से दाएं। संभावना, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं जाता है, गिरता है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, कैसा ढाल होता है? ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कैसा ढाल होगा बच्चों यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक ढाल होता है। क्यों ऋणात्मक ढाल होता है यहाँ पे भी जान लेते हैं। तो कहा गया कि किसी भी वस्तु का अगर कुशलतम प्रयोग करने के बाद भी एक साथ दोनों, मान लीजिए कि अगर दो वस्तु का उत्पादन करते हैं गेहूं और चावल का, अगर कुशलतम इस्तेमाल भी करते हैं तो दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा को हमको कम करना होगा, एक को बढ़ाने से दूसरा कम करना होगा। गेहूं की उपज बढ़ाएंगे तो चावल की उपज में कमी करनी होगी, अगर चावल की उपज बढ़ाएंगे तो गेहूं की उपज में कमी करनी होगी, इसीलिए इसे कहा गया है ऋणात्मक ढाल। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस, यहाँ पे बताया गया है कि किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो याद रखिएगा द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था के बारे में आपको बताया गया है, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम के द्वारा की जाती है? मांग के नियम, पैमाने के प्रतिफल नियम के द्वारा, मांग की लोच से, या परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा की जाती है? क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे आपको 30+ क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से अधिक यानी 35 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपके एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए 35 से 40 क्वेश्चन की सीरीज आपको हमेशा दी जाएगी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है बच्चों? पैमाने के प्रतिफल से, मांग की लोच से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, या मांग के नियम से? क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से।
जब उत्पादन औसत अधिकतम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्पादन का औसत अधिकतम होगा तब सीमांत उत्पाद क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। क्या सही जवाब हो जाएगा? औसत उत्पादन के साधन समान होगा, बिल्कुल होगा। औसत उत्पादन से कम होगा, बिल्कुल होगा। औसत उत्पादन अधिक होगा, बिल्कुल होगा। यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी अगर विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा जाकर के प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन आपको पूछा जा रहा है। उत्पत्ति का कौन सा? ऊपर में भी प्रश्न पूछा गया था, प्रोडक्शन का साधन कौन है, और यहाँ पे बताया, ऊपर में भी पूछा कौन नहीं है और यहाँ भी पूछा गया है कि कौन नहीं है। दोनों प्रश्न एक ही है, भूमि, श्रम, मुद्रा या पूंजी। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा जो है उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन के साधन नहीं है। अच्छा बच्चों, ये बताइए प्रोडक्शन के साधन कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 5 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? 5। कौन कौन? तो इधर देखिए 3 इधर आपको मिल गया, भूमि, श्रम और पूंजी। अब 2 कौन सा है? तो संगठन और साहस है, संगठन और साहस। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। कौन कौन? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से सभी। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे सही होगा उत्पादन यानी उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। उत्पत्ति के साधन यानी उत्पत्ति में कौन कौन से साधन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवर्तन लागतें कम हो जाएगी, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है या स्थिर लागतें बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा अगर उत्पादन को बंद कर दिया जाए? तो बच्चों यहाँ पे तो उत्पादन को बंद कर दिया जाए तो स्थिर लागतें जो होती है वो शून्य हो जाती है। स्थिर लागतें क्या हो जाती है? वो शून्य हो जाती हैं। 25 नंबर है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल परिवर्तनशील लागतें पर पड़ेगा यानी किस पे पड़ेगा? केवल स्थिर लागतों पर पड़ेगा, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतें दोनों पर पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? यानी प्रश्न है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा? परिवर्तनशील पे, स्थिर पे, या दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल परिवर्तनशील लागतों पे पड़ता है परिवर्तन का प्रभाव। जो स्थिर है उस पर परिवर्तन का थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। जो स्थिर है वो फिक्स है तो फिक्स है, उस पर परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत क्या होती है? खोया हुआ अवसर, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाए, हस्तांतरण आय, या इनमें से सभी। क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी अवसर लागत का मतलब होता है खोया हुआ अवसर, यानी वो अवसर जिसको खो दिया गया, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, या हस्तांतरण आय यानी दूसरे को दे देना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? यानी ऑप्शनल नेम, यानी दूसरा नाम क्या है? क्या होगा? औसत लागत, सीमांत लागत, संतुलन लागत या आर्थिक लागत? क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक लागत होता है। अवसर लागत का दूसरा नाम या वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत होता है। नेक्स्ट है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर होता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल परिवर्तनशील में क्या अंतर होता है बच्चों? यहाँ पे बताना है। घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सही स्थिर रहता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर जो होता है वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? इसमें से बताना है स्थिर लागत कौन नहीं है। कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया, ब्याज, बीमे का प्रीमियम। अभी आप ही बताइए बच्चों, फैक्ट्री की किराया फिक्स हो जाती है, ब्याज भी फिक्स कर दिया जाता है, बीमे का प्रीमियम भी फिक्स किया जाता है इंश्योरेंस का, लेकिन कच्चे माल की लागत फिक्स नहीं होती है क्योंकि ये घटती बढ़ती रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत औसत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होगी? औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत बताना है कितनी होगी जब औसत लागत घट जाएगा।
यानी MC ग्रेटर देन AC, यानी MC का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा और AC का मतलब हो जाएगा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, एवरेज जो है वो मार्जिनल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बराबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देता है वो कौन सा वक्र कहलाएगा। फिगर के अनुसार भी आप देख के बता सकते हैं, जो बढ़ सकता है वो घट भी सकता है, इसमें से कौन होगा, MPP होगा, APP होगा, TPP होगा या ऑल हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी बढ़ने के बाद में भी घटना ये होगा। अब MPP का मतलब क्या होगा, TPP का मतलब क्या होगा, तो याद रखते हैं MPP का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, TPP का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है और APP का मतलब होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो याद रखना होगा आपको बच्चों, काफी पर फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है किससे, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्पादन फलन को किससे, क्वांटिटी यहाँ पे Q बता रहा है और F उसके फंक्शनल यानी फलन को बता रहा है, किस पे डिपेंड है, ABC वो वस्तुएं पे डिपेंड है। नेक्स्ट है, उत्पादन ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, ह्रास होने का यानी कमी होने का कौन सा कारण है, साधनों का सीमित होना, साधनों की अपूर्ण स्थापन होना, दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, सभी को पता होगा, इनमें से दोनों, साधन सीमित है तो भी उत्पादन का ह्रास होता है और साधनों का अपूर्ण स्थापन होता है, यानी पूरी तरह से हम लोग उसे स्थापन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसका ह्रास होता है। तो दोनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहले भारतीय कौन थे, बताया गया है आपको प्रीवियस वीडियो में, कौन थे, अमर्त्य सेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या दादा भाई नौरोजी, कौन थे, अमर्त्य सेन थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, आज के लास्ट प्रश्न है बच्चों, ये 35 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में आएगा। इस तरह से हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके टेस्ट सीरीज को लगा करके हम चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया बच्चों यहाँ पे, तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक पूछा भी जाता है नाम के अनुसार, नाम से पूछा जाता है कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का आपके लिए, क्या होगा, तो पहला प्रश्न, सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है, क्या होगा मांग वक्र, याद रखिएगा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, आंसर क्या होगा, तो बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे तो ये देखिए ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी समान वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, देखिए ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से, बोला जा रहा है कि बाएं से दाएं होनी चाहिए और ऊपर से नीचे होनी चाहिए। किसकी मांग वक्र, सामान्य वस्तुओं की मांग वक्र जो होती है वो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे होती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा कि जो समान वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, ये भी याद रखना होगा। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता, पूछ दिया जाएगा कि समान वस्तुओं की मांग वक्र होता है, ऑप्शन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया यानी धनात्मक ऋणात्मक दे दिया तब क्या कीजिएगा, याद रखिएगा समान वस्तुओं की जो मांग वक्र होती है वो धनात्मक होती है। वहीं अगर इसको हम लोग दूसरे ढंग से जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो समान वस्तुएं दे, अगर समान के जगह पे आपको गिफिन वस्तुएं दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, अगर गिफिन वस्तुएं दे दी जाए यानी घटिया वस्तुएं दे दी जाए तो याद रखिएगा उसका भी जो स्लोप होगा वो बाएं से दाएं होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, वो नीचे से ऊपर होगा। याद रखिएगा हमने समान वस्तुओं में ऊपर से नीचे पढ़ा था
इसमें नीचे से ऊपर होगा, लेकिन ये भी होगा क्या, सॉरी यहाँ पे ये भी होगा आपका बाएं से दाएं ही होगा, और इसका जो वक्र होता है वो होता है ऋणात्मक, ये भी याद रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ, यानी नीचे की ओर गिरता हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग यहाँ पे, ये नहीं कि 40 क्वेश्चन है टिक लगा दिए और जाकर समाप्त हो गया, जी नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सारे प्रश्न को 40 प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मांग का नियम लागू नहीं होगा, कब नहीं लागू होगा, याद रखिए मांग का नियम वहीं पे लागू होता है आय पे, याद रखिएगा संबंधित वस्तुओं पे मांग का नियम लागू होता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाए, अन्य वस्तुएं नहीं, समान वस्तुओं पे मांग का नियम लागू होता है। याद रखिएगा मांग का नियम कब लागू होगा, समान वस्तुओं पे। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य वस्तुएं बोली जा रही है, संबंधित वस्तुएं नहीं बोली जा रही, संबंधित वस्तुओं पे मांग का नियम लागू होता है, अन्य वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, अगर मांग का नियम आपने हमारे मांग का चैप्टर नहीं देखा, वहाँ पे आपको बताया गया है कि वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे वस्तु के गुण में परिवर्तन लिख रहा है, यानी ये भी मांग का नियम नहीं शो करेगा। तीसरा, याद रखिएगा फैशन वाले चीज़ों पे मांग का नियम लागू नहीं होगा, यानी 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमारा सही दिया जा रहा है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। याद रखिए वस्तु की मांग जो होते हैं किस पे प्रभावित, उपयोगिता से, उत्पादकता से, लाभदायकता से, या इनमें से कोई। याद रखिए किसी भी वस्तु की मांग प्रभावित, और ऊपर बताया गया है वस्तु की मांग के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयोगिता, उत्पादकता और लाभदायकता से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पे चाय की मांग। आप ही बताइए, कॉफी का कीमत बढ़ जाएगा, क्या कीजिएगा, चाय पीना ज़्यादा कर दीजिएगा, चाय पीना कम कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय का डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग कॉफ़ी छोड़ करके चाय पीना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो उसी तरह से अगर कॉफ़ी की कीमत घट जाए तो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस तरह के बोलते हैं हम लोग अस्थापन्य वस्तुएं बोलते हैं, इस तरह के वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं अस्थापन्य वस्तुएं। अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगा, और कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, और कॉफ़ी की कीमत घट जाएगी तो चाय का डिमांड भी घट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पे चाय का मूल्य बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेंगे, और काफ़ी आसान सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और भी आसान है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा। अगर आप पेट्रोल की कीमत, कार छोड़ दिए कोई भी गाड़ी हो, अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो बताइए किसी भी कार या बाइक का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो जाहिर सी बात है बाइक का डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर कीमत बढ़ जाएगा पेट्रोल का तो डिमांड जो होगा कार का या बाइक का वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण, सेब, जाहिर सी बात ये भी सिंपल सा प्रश्न है, सेब यानी एप्पल, सेब यानी एप्पल, एप्पल का कीमत बढ़ जाएगा, डिमांड उसका घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक विकास के कारण, यहाँ बताया जा रहा है औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि उदाहरण किसकी है। याद रखिएगा इस तरह का जो मजदूरी की मांग जो वृद्धि होती है, यानी ये जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। इसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मांग, याद रखिएगा डिराइव्ड मांग, याद रखिएगा क्या इसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको समझने की भी कोशिश करते हैं, कि ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा। तो बताया गया औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि उदाहरण है। तो मजदूरी की मांग, तो अगर आपने हमारा मांग चैप्टर नहीं जाकर देखा तो वहाँ पे बताया गया है कि व्युत्पन्न मांग किसे कहा जाता है, डिराइव डिमांड किसे कहा जाता है, वहाँ जाकर के देखिएगा इस चीज़ को और अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे बस इतना समझिए कि मजदूरी की मांग में वृद्धि जो उदाहरण है वो किसका है, डिराइव डिमांड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
अल्पकाल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता यहाँ पे बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा जो स्थिर साधन होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कम समय के लिए। जो स्थिर साधन है, स्थिर साधन में यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो चीज़ फिक्स है उसमें क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा छोटे समय में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश के नियम को इजाद दिया है। याद रखिएगा आधुनिक अर्थशास्त्र ने परिवर्तित अनुपात नियम को इजाद दिया। याद रखिएगा यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, परिवर्तित अनुपात नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश उत्पादन के सभी साधन में परिवर्तन संभव है। याद रखिएगा सभी साधनों में परिवर्तन संभव कब होगा, याद रखिएगा दीर्घकाल में, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन किस में होगा, दीर्घकाल में परिवर्तन संभव होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। दीर्घकाल का मतलब लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं, लंबे समय बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधन की इकाई, ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुल उत्पाद बटा परिवर्तन साधन की इकाई जो होती है वो किसका फॉर्मूला है। क्या सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा वो औसत उत्पाद का फॉर्मूला है। औसत उत्पाद पढ़िएगा जाकर के उत्पादन चैप्टर में हमारे, उसमें औसत उत्पाद के बारे में बताया गया है कि औसत उत्पाद बराबर क्या होता है, कुल उत्पाद बटा परिवर्तन साधन की इकाई। याद रखिएगा डेल्टा यूनिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, सभी को पता होगा चैप्टर फर्स्ट में काफ़ी आसानी से बताया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी स्मॉल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे वस्तुएं की हम लोग जब गणना करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यार ये ऑप्शन छांट के भी हम लोग इसको देख सकते हैं। बोला जाए राष्ट्रीय आय का, या देखिए राष्ट्रीय आय का तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा ना। राष्ट्रीय लग ही गया तो यानी वो पूरे नेशनल लेवल पे, ये पूरे भारत में हो जाएगा, तो ये स्मॉल लेवल पे नहीं है। और व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा होता है, तो ये नहीं होगा। राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, यानी एक सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक विशिष्ट फर्म का है अध्ययन, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है, ये जो स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर फर्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। कहा जाए कि निजी एवं सार्वजनिक बताया गया है, काफ़ी आसानी से बताया गया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र किसमें सम्मिलित होते हैं, किस अर्थव्यवस्था में। तो बताया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी और सामाजिक दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं। पूंजीवादी में सिर्फ निजी होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सामाजिक होता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 3 नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा ये सारे चीज़ आपको सब्जेक्टिव में बताए जा चुके हैं। आप अगर अभी तक भी अगर हमारा वीडियो नहीं देखें सब्जेक्टिव वाले, अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, वहाँ पर जाकर आपको काफ़ी, अगर आपने वीडियो देखा हो तो काफ़ी आसानी से ये सब प्रश्न आप लगा ले रहे होंगे खुद ब खुद। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। अच्छा किसने दिया था, उत्पाद, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन उसको बोल सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किसने दिया। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सैमुअल्सन ने उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में सेवा के उदाहरण, सेवा यानी सर्विस, इसमें कौन है सर्विस यानी कौन सा इसमें काम है जो हमारी सेवा किया जा रहा है, किस काम से हमारी सेवा। चिकित्सा का कार्य, जाहिर सी बात है जो डॉक्टर है वो हमारी सेवा करते हैं। अध्यापक बिल्कुल वो भी हमारी सेवा करते हैं, यानी वो भी सरकार की क्या, सरकार के ऊपर सर्विस मैन ही हो ना। और वकीलों के कार्य ये भी सेवा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी सेवा के उदाहरण है, यानी सर्विस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में कौन आर्थिक वस्तु है। याद रखें यहाँ पे आर्थिक वस्तु बताना है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक वस्तु। अब बताइए हवा इकोनॉमिक वस्तु है, नहीं है। सूर्य की रोशनी इकोनॉमिक वस्तु है, नहीं है। नदी का पानी इकोनॉमिक वस्तु है, नहीं। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, टेलीविजन। जाहिर सी बात है टेलीविजन क्या है, इकोनॉमिक्स वस्तु, यानी आर्थिक वस्तु कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी इकोनॉमिक गुड्स, कौन हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। काफी आसान सा प्रश्न अभी आपको देखने को मिल रहा है, और है भी। एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सिंपल प्रश्न होते हैं, 2-4 प्रश्न को छोड़ के। और वो 2-4 प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में आपसे ना छूटे।
दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है, हमारे साधन सभी को पता है हमारे यहाँ साधन क्या है, सीमित है। साधन हमारे यहाँ क्या है, बताया गया है कि हमारे यहाँ साधन क्या है, सीमित है। ये सारी चीज़ आपको अच्छा से बताया जा चुका है। वीडियो जाकर जरूर देखिए अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो प्रीवियस नहीं देखा है तो। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, याद रखिएगा यहाँ पे पूछा गया कि मूल आर्थिक समस्याओं का सामना किस अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्थिक समस्याएं तीनों में हो जाती है, पूंजीवादी में भी, समाजवादी में भी और मिश्रित में भी, तीनों में भी क्या होता है, मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है, क्या कारण है, कारण अभी बताया, ऊपर बताए थे हमारे पास जो साधन है वो क्या है, सीमित है, तो कारण भी क्या होगा, सीमित साधन हो जाएंगे, कारण भी क्या हो जाएंगे, सीमित साधन हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, असीमित इच्छाएं, बिल्कुल साधन सीमित है और इच्छाएं क्या है, अधिक है, तो ये भी हो जाएगा। और विभिन्न प्रधानता, उसकी अलग अलग प्रधानता है, तो ये भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे तीनों हो जाएगा, 1 2 और 3। याद रखिए एग्जाम में यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन को भी देखिएगा कि ऑप्शन हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम एक ही ऑप्शन लेके चलते तो बोल सकते थे सीमित साधन, तो ये तो है ही सही, साथ ही साथ हमारी इच्छाएं भी क्या है, असीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन धन की विशेषता है, धन की क्या विशेषता है, उपयोगिता, सीमितता, विनिमय साध्यता या इनमें से सभी, क्या हो जाएगा 20 का सही जवाब, तो याद रखिएगा सभी है। जो धन है वो उपयोगिता है, धन की सीमितता भी होती, सीमित होती है ना, हमारे पास सीमित होते हैं, और विनिमय साध्यता भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या है केंद्रीय समस्या, काफी आसानी से बताया गया है कि अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्या है। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है, याद रखिएगा क्या है, तो पहली जो समस्या है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, पहली समस्या याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे समस्याएं पूछे जाएगी सब्जेक्टिव में। तो पहला समस्या क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, पहली समस्या। दूसरी समस्या उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीनों समस्याएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साधनों का आवंटन, साधन का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, ये समस्याएं नहीं है, याद रखिएगा केंद्रीय समस्याएं ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने बताया कि जो हमने 3 बताया वही 3 केंद्रीय समस्याएं हैं और उसी को आपको एग्जाम में लिखना होगा। क्या क्या, तो उत्पादन क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, दूसरा बताया उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये 3 केंद्रीय समस्या आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, क्या गिरेगा, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, क्या होगा। तो याद रखिएगा 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाएं से दाएं। याद रखिएगा बाएं से दाएं ये होता है, याद रखिएगा अगर झुकाव पूछेगा, याद रखिएगा यहाँ पे ढाल पूछा गया है किधर की ओर गिरता है, तो याद रखिएगा कि अगर गिरता हुआ पूछेगा तो बाएं से क्या हो जाएगा, दाएं। अगर इसी प्रश्न में बोल दिया जाए कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल का झुकाव किधर की ओर होता है, तो वो होगा ऊपर से नीचे की ओर, और वो भी दाहिने, बाएं से दाहिने, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की होगा। अगर गिरता पूछा जाएगा तो वो होगा बाएं से दाएं। और याद रखिएगा उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है, क्या होता है, वो धनात्मक होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, अच्छा हमारे देश भारत ही है, तो भारत का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, पूंजी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार या इनमें से सभी। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, जाहिर सी बात है पूंजी के संसाधन पे, प्राकृतिक खनिज पे भी और बाजार के आकार पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो इन सभी पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल
उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा क्या होता है कि लोगों का कल्याण किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी लोग हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है उनका कल्याण किया जाता है। तो यहाँ पे समाजवादी में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अधिकतम लोक कल्याण पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लोक कल्याण जो होता है ये मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है किसमें? व्यष्टि में, समष्टि में या दोनों में? तो हमने पढ़ा है उपभोक्ता के बारे में किसमें? व्यष्टि में कि समष्टि में? जाहिर सी बात है हमने इसे व्यष्टि में पढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप वस्तु की विनिमय द्वारा, मुद्रा द्वारा, वस्तु के चमक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा उपयोगिता की माप मुद्रा के द्वारा किया जाता है। मुद्रण के द्वारा वस्तु की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? याद रखिए गोसेन के प्रथम नियम को हम लोग सीमांत उपयोगिता हार्स नियम के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग किसे संतुष्टि का नियम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए गोसेन का प्रथम नियम संतुष्टि के नियम को भी बोल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम भी बोला जाता है। याद रखिए एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे गोसेन का प्रथम नियम। अच्छा इसमें होता क्या है याद रखिएगा, तो इसमें होता क्या है कि जब जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, एक जैसे जैसे स्टॉक या मतलब कि जब हम वस्तु को रखने की जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे हमारे जो सीमांत उपयोगिता है ना वो घटती चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि शुरुआत में हमारी जो उपयोगिता थी जैसे आपने मान लीजिए कि हमें भूख लगा हुआ है, हमारे पास संतरे रखे हुए हैं, तो हमारे पास अगर 4 संतरे रखे हुए हैं तो अगर पहली संतरा को खाएंगे तो इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें भूख लगा हुआ है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा संतरा खाएंगे, इससे थोड़ा सा कम होगा। तीसरा संतरा खाएंगे, इससे कम हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम खाते जाएंगे हमारी भूख कम होते जाएगी तो हम इसके उपयोगिता को भी क्या करते चले जाएंगे? कम करते चले जाएंगे। और इसी के नियम को बोला जाता है गोसेन का प्रथम नियम। तो जैसे जैसे क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता चला जाएगा तो हमारी जो संतुष्टि है वो घटती चली जाएगी। संतुष्टि जो है वो घटती चली जाएगी, इसीलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गोसेन ने ही ये नियम दिया था। इसको हम लोग सीमांत उपयोगिता हार्स नियम भी कहते हैं या संतुष्टि का नियम भी इसे कहा जाता है। अच्छा गोसेन का सेकंड नियम क्या है? तो याद रखिए अगर आपसे सेकंड नियम पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का सेकंड नियम कहते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे गोसेन का सेकंड नियम भी पूछा जा सकता है, तो दोनों याद रखना होगा, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम के प्रतिपादक कौन है? जाहिर सी बात है सम सीमांत अभी ऊपर बताया था ना, सम सीमांत या सीमांत होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोसेन हो जाएगा। याद रखिए गोसेन के प्रथम नियम और गोसेन के सेकंड नियम में हम लोग सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जाए, सीमांत उपयोगिता बराबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, यहाँ पे टोटल यूनिट हो जाएगा, और डेल्टा क्यू बराबर हो गया उसकी मात्रा। डेल्टा क्या है? उसके डिफरेंस को बताता है, ये स्मॉल क्वांटिटी को बताता है। याद रखिएगा डेल्टा टी यू बाटा डेल्टा क्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी आसान सा सवाल है, ये सारे चीज़ आपको बताया गया है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से। याद रखिएगा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 4 वस्तुएं हैं, हमारे पास क्या है? 4 वस्तुएं हैं। देख लेते 1 2, इसको चेंज कर देते हैं कलर को, 1 2 3 4 ये वस्तुएं हो गई। और यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग सीमांत, यानी एमयू रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग टीयू। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर कीमत हम यहाँ पे वस्तु की, एक वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो 40 है, तो कुल उपयोगिता भी कितनी हो जाएगी? 40। अगर दूसरी हो तो 30 रख लेते हैं, इसके बाद 20 रख लेते हैं, इसके बाद 10 रख लेते हैं, इसके बाद 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ने पर, अभी हमने बताया था ना कि वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी संतुष्टि घटती जाएगी, यानी सीमांत उपयोगिता उसकी क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। लेकिन कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। कुल उपयोगिता यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70। यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा? 90। यहाँ पे कुल उपयोगिता
क्या हो जाएगा 100। ये कैसे हो रहा है, तो इसको इससे जोड़ दिया जाएगा, ये 40 इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये आया, इसको इसके साथ जोड़ा तो ये, इसके साथ सीरीज जैसा बनाते चले जाइए, और फिर इसके साथ जीरो को जोड़ा, जीरो हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या, जब कुल उपयोगिता, अब यहाँ से जो भी नंबर आएंगे वो ऋणात्मक में आएंगे, तो याद रखिएगा कि याद रखना है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, शून्य यानी जीरो हो जाएगी। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसी तरह से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जब कुल उपयोगिता, अगर बोला जाएगा कि जब कुल उपयोगिता घटती हुई चली जाती है तब वहाँ पे सीमांत उपयोगिता हो वो ऋणात्मक में। जब कुल उपयोगिता की मात्रा जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे, है ना, नेगेटिव नहीं, घटाएंगे, तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सत्य है। देखिए अभी ये भी प्रश्न ऊपर ही सेम था, बोला जाए कि टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता जब उच्चतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा, धनात्मक। जाहिर सी बात है, उच्चतम का मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो को भी हम लोग पॉजिटिव ही जानते हैं ना। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तब एमयू क्या होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा। जब कुल उपयोगिता उच्चतम होता है, अच्छा तब तक उच्चतम यहाँ पे बोला जा रहा है, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है तब तक उच्चतम होगा। कब तक, जब तक कुल जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक रहेगा तब तक वो क्या हो जाएगा, वो उच्चतम रहेगा। क्या, कुल उपयोगिता। दूसरा बताया जा रहा है कि कुल उपयोगिता तब उच्चतम होगा जब, अभी ऊपर बताया है ना कि जब कुल उपयोगिता उच्चतम होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और याद रखिएगा, जैसे ही कुल उपयोगिता गिरना यानी कुल उपयोगिता की डिमांड जैसी घटना शुरू हो जाएगा वहां से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगा। यानी ये तीनों कथन आपका सही है। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। काफ़ी बीवीआई ये चीज़ दिया गया है और आपसे एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ये जो तीनों पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र क्या होगा, तो याद रखिएगा, उदासीनता वक्र होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा। हिंदी में उद्गम की ओर उत्तर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कब उदासीनता वक्र होता है, याद रखिएगा। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, देखिए बच्चे कन्फ्यूजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, वहाँ पे अब या उत्तल होगा और नहीं तो अवतल होगा। एक वक्र में दोनों काम नहीं होंगे, उत्तल भी होगा या अवतल, दोनों नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे कि अ और ब दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न में अ ब दोनों नहीं होंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा किसमें ये बोथ वाला ऑप्शन होगा और किसमें बोथ वाला ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, और जहां आपको थोड़ा डाउट लगे तो ऑप्शन को छांटने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमने यहाँ पे वो क्या बोला, उत्तल और अवतल, तो एक ही वक्र में दोनों चीज़ नहीं ना होगा, या उत्तल होगा नहीं तो अवतल होगा। ऐसा थोड़ी कि उत्तल भी हो जाएगा और अवतल भी हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। यानी कन्वेक्स और कनकेव दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया। गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया उपयोगिता के, सभी को पता होगा, काफी वीवीआई प्रश्न है, मार्शल ने दिया था। किसने दिया ये, तो मार्शल ने ये दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, एक उपभोक्ता के रूप में हम क्या करेंगे, उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई वस्तु दे दिया जाए, बोला जाए इसका उपयोग करना है, तो क्या कीजिएगा आप, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, मांग के लिए क्या होना जरूरी है, वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, इनमें से सभी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मांग के लिए होना चाहिए, सभी हो जाएगा, तत्परता भी होनी चाहिए, साधन भी और वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी होने चाहिए। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ABCD बोलते बोलते यहाँ पे डी कभी बोला जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो गया, ABCD यानी 1 2 3 4, याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन है 36 नंबर है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो उसका मांग क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, उसका मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल है, काफ़ी वीवीआई भी है, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा, इजी प्रश्न भी मिलेगा। जितने भी प्रश्न होते हैं उसका 60% प्रश्न इजी, 20% प्रश्न जो होता है वो मॉडरेट, या 20% जो होते हैं वो टफ बोल सकते हैं। टफ नहीं बोला जा सकता है, 20% नहीं, मात्र 5 से 10% ही प्रश्न जो होते हैं वो टफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, गिफिन वस्तु किस प्रकार की होती है। सभी हम ऊपर में हमने पढ़ा है, दो तरह की वस्तु, एक समानता वस्तु है, गिफिन वस्तु है, सामान्य वस्तु यानी अच्छी वस्तु है। गिफिन का मतलब बोल सकते हैं घटिया वस्तु है। तो देखिए अगर हमें नहीं पता है तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर इंग्लिश के माध्यम से और अच्छा, स्पेशल, सुपीरियर, नॉर्मल, ये तीनों एक ही जैसा है, स्पेशल, सुपीरियर या नॉर्मल। ऑप्शन छूट गया क्या, इन्फेरियर यानी निकृष्ट वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तु है, निकृष्ट वस्तुएं हैं। विशिष्ट नहीं बोल सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं बोल सकते, समान नहीं बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, मांग और मूल्य के में संबंध है। कैसा संबंध है, मांग और मूल्य क्या है, एक दूसरे का विपरीत संबंध है। जाहिर सी बात है, मांग और मूल्य एक दूसरे का कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। मांग जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो एक दूसरे का कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर है, मांग का नियम व्यक्त करता है। यहाँ पे बताना है, मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के संबंध को, दो वस्तुओं की कीमत संबंध को, उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच। याद रखिएगा हम लोग मांग का नियम कब, डिमांड और सप्लाई पे है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को मांग का नियम व्यक्त करता है। मांग का नियम लागू नहीं होगा, किस पे मांग का नियम लागू नहीं होगा, ऊपर में भी बताया गया था कि मांग का नियम किस पे नहीं लागू होगा। तो आरामदायक वस्तुओं पे, आवश्यक वस्तुओं पे, विलासिता वस्तुओं पे या निम्न कोटि की वस्तुओं पे। याद रखिएगा, निम्न कोटि की वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं होता, बाकी सभी पे होता है।